वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले जो हमने अपना चैप्टर न्यू स्टार्ट किया था सिस्टम यूनिट के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट्स के हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमने मदरबोर्ड को डिस्कस किया था और बड़ा डिटेल्ड डिस्कस किया था। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके आज 4 जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिनमें मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन सेट और सिस्टम क्लॉक है। इसके अलावा पाइपलाइनिंग है। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सीपीयू आखिर होता क्या है। पहले तो हमारा मेन कंसेप्ट गलत था कि जो हमारा सिस्टम यूनिट है हम उसी को सीपीयू कहते थे, वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स किया हुआ एक चिप होती है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्योंकि वो सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सारा जो काम है वो परफॉर्म करता है। ब्रेन भी कहा जाता है इसको कंप्यूटर का, क्योंकि इसने सारा काम जो है वो दूसरे पार्ट्स को बताना होता है। सारा जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस आती हैं रैम के अंदर, वो इसके अंदर लोड होती हैं और यहाँ से सारे पार्ट्स को बताया जाता है कि आपने ये करना है। या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड या कुछ भी और करना है, तो वो सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही दूसरे पार्ट्स को बताता है। तो मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होता है। इसके सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो डाटा पे परफॉर्म करता है गिवन इंस्ट्रक्शंस के तौर पर, और ये दूसरों को ये बताता है कि अदर पार्ट्स को कि उन्होंने क्या करना है। इसके काम ज़्यादातर क्या होते हैं, इसने कैलकुलेशंस करनी होती हैं या डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। डाटा ट्रांसफ़र दूसरे पार्ट्स को, कैलकुलेशंस ये मतलब इस तरह की, ऐसा नहीं कि हर वक्त के प्लस माइनस डिवाइड करता रहता है। आप कहेंगे कि जो बाकी गेम्स वगैरह हम ओपन करते हैं या कुछ भी मूवी वगैरह देखते हैं या कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, प्लस कैलकुलेशंस या डाटा ट्रांसफ़र इस तरह के उसने ये भी मेंटेन करना होता है कि किसको कितनी रैम, किसको कितनी मेमोरी देनी है। मेमोरी अगर कम पड़ी है तो हमने वर्चुअल मेमोरी कैसे क्रिएट करनी है, वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की है तो कितनी क्रिएट करनी है, कैसा सबको कैसे लेके चलना है, कैसे मैनेज करना है। सारा काम जो है वो किसका होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। इसके अलावा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो सिंगल कोर भी हो सकते हैं, मल्टी कोर भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि पहले जो सबसे पहले कंप्यूटराइज थे वो क्या कहलाते थे, पेंटियम कहलाते थे। उसके अंदर सिंगल कोर होती थी। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कोर क्या होती है। कोर इज़ यूजुअली अ बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ अ सीपीयू दैट हैंडल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब कि सीपीयू के अंदर, अब सीपीयू क्या है, चिप है, चिप के ऊपर कोर होगी। कोर जो क्या करती है, सारे काम परफॉर्म करती है। अभी ऐसा होता है कि कभी कुछ कहते हैं कि ये डुअल कोर है। डुअल कोर का मतलब ये है कि एक सीपीयू चिप के ऊपर 2 कोर्स हैं। अब कोर क्या कर सकता है, कोर के पास अपने रजिस्टर्स होते हैं, अपनी जो भी उसको एक जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसकी अपने पास होती हैं। मतलब कि एक सीपीयू चिप के ऊपर अगर 2 कोर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें 2 प्रोसेसर हैं। इसको आप इस तरह समझ लें कि जो कोर होती है एक सीपीयू के अंदर, एक नया प्रोसेसर होता है। मतलब कि सीपीयू तो हम टोटल उसको कहते हैं ना कि टोटल जो हमारा एक चिप है उसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर क्या होता है, कोर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा सीपीयू है। अब इसके ऊपर ये जो लगी हुई है, चिप लगी हुई है, तो इसको आप क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। ये सारे क्या काम परफॉर्म करती है, ये एग्जीक्यूशन करती है, ये डाटा को फैच करती है, ये डिकोड करती है। इसके अंदर ही सारे जो है वो हमारे जितने भी सिस्टम जो भी काम है वो परफॉर्म होते हैं। अगर डुअल कोर है तो मतलब 2 कोर्स लगी हुई हैं तो वो पैरेलल काम करेंगी। सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो और भी बढ़ जाएगी। ये क्या करता है, और जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या है कि CPU is something that can contain more than वन कोर टू परफॉर्म मोर टास्क एट अ गिवन टाइम। CPU जो है वो कंटेन करता है कोर्स को, और कोर्स के अंदर ही हमारे पास क्या होता है कि अलग उसके रजिस्टर्स, उसकी जितने भी प्राइवेट सेट्स हैं, प्राइवेट सेट्स ऑफ रजिस्टर या एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं, या जो भी चीज़ें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए वो सारी कोर्स के अंदर होती हैं। मतलब सबसे पहले सीपीयू की चिप के ऊपर कोर के अंदर सारे जो मेमोरी रजिस्टर्स हैं या उसके अलावा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी उसी के अंदर होती हैं। तो अगर हम एक चिप के ऊपर 2 कोर लगाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी कोर भी कहलाएगा, या उसको डुअल कोर भी कहेंगे, और उसको
कोर टू 2 भी कहेंगे। अगर उसके ऊपर हम 4 लगा दें तो वो क्वाड कोर, अगर उसके ऊपर हम 8 कोर्स लगा दें एक प्रोसेसर एक CPU चिप के ऊपर तो मतलब 8 तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास 8 कोर 8 लगा देंगे तो 8 कोर कहलाएगा, ऑक्टा कोर कहलाएगा। और अगर उसको 4 चिप्स लगा दें तो वो क्वाड कोर कहलाएगा। पहले क्या होता था कि हमारे पास एक सिंगल चिप होती थी जो जिसके ऊपर क्या होता था प्रोसेसर जो है वो अपना काम प्रोसेसर लगा होता था। प्रोसेसर मतलब एक कोर होती थी, वो काम परफॉर्म करता था जो पेंटियम हमारे कंप्यूटर्स हैं वो वाले। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब एक के ऊपर हम डुअल कोर करते हैं। तो उसको क्या मतलब कि 2 कोर लगा के चेक करते हैं। तो उन्होंने 2 कोर लगाई, उसके अलावा और ज़्यादा कोर जो है वो लगाई तो वो क्या कहलाया मल्टी कोर प्रोसेसर। तो जो हमारा बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि एक सिंगल चिप होती है जिसके ऊपर प्रोसेसर मतलब कि प्रोसेसर की एक सिंगल चिप होती है। अगर उसके ऊपर हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हों मतलब कि सेपरेट प्रोसेसर्स, कोर्स मतलब प्रोसेसर्स भी कह सकते हैं उसको, जितनी ज़्यादा कोर्स होंगी वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए तो कहते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो ऑक्टा कोर है, मोबाइल जो है वो हमारा क्वाड कोर है, या हमारा जो डुअल कोर है। इसी तरह जो हमारे सिस्टम यूनिट्स थे, सिस्टम यूनिट्स को इन्हीं के नाम पे पुकारा जाता था कि ये कोर 2 है, या डुअल कोर है, या ये पेंटियम है, या इसके अलावा कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i6 है। तो इसी तरह हमारे जो है इनके दरमियान डिफरेंस किया जाता है। तो ये क्या मतलब कि इस तरह फ़ायदा हुआ कि एक कोर अगर बिज़ी है किसी कोई और इंस्ट्रक्शन करने के लिए तो दूसरी कोर जो है वो जो दूसरा इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है वो तो उसको हैंडल कर लेगी। तो मतलब ये है कि पैरेलल में काम शुरू हो गया। पहले क्या था कि पहले एक कोर जो है वो सारा काम करती थी पेंटियम, इसलिए तो वो स्लो थे। जैसे ही हम उसमें कोर्स की तादाद बढ़ाई, उसमें प्रोसेसर मतलब एक सिंगल चिप के ऊपर एक कोर मतलब एक प्रोसेसर था, उसके अलावा और दूसरा प्रोसेसर लगाया, फिर तीसरा लगाया, चौथा लगाया, क्वाड कोर बनाया, ऑक्टा कोर बनाया, 6 कोर जो है वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर बनाए, तो उन्होंने ज़्यादा फास्टली वर्क करना शुरू किया। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि ये हाई लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन जो मतलब कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर हम तो सिर्फ उसको ये बताते हैं कि आपने अगर मतलब उसमें हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हुए लिखते हैं तो उसको इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन उसको समझ सकता है और उसको डिकोड करता है फिज़िकल सर्किट ऑपरेशंस के अंदर। मतलब कि अपनी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी सिस्टम है, मतलब 0 1 1 2 0 1 1 0 इस फॉर्म में उसको डिकोड करता है और कंप्यूटर को बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। मतलब कि आगे वो रीड करता है और बताता है कि हम रैम में से ये इंस्ट्रक्शन उठाई हैं, फिर आगे जो CPU के मेन पार्ट्स हैं तो वो उसको डिसाइड करते हैं कि हमने अब क्या क्या करना है। तो इन कोर्स को मतलब ये जो ऊपर कोर्स लगी हुई हैं और टोटल जो चिप है वो हार्डवेयर और ये कोर मिलके क्या बनाती हैं, एक CPU बनाती है। मतलब जो कोर होती है ये कोर और उसके साथ जो हार्डवेयर होता है वो मिलके क्या बनाता है, एक पूरा CPU बनाता है। ये उसके ऊपर जो कोर्स लगी हुई हैं और उसके अलावा जो उसका हार्डवेयर है ये मिलके क्या बनाता है, एक पूरा CPU बनाता है। ये हमारे पास पेंटियम है जिसमें डुअल कोर था। जब इंटेल ने अपनी न्यू सीरीज़ निकाली तो उसका नाम क्या कर दिया, कोर 2 कर दिया, मतलब एक इनोवेशन लेके आया। उसके बाद क्वाड कोर आया, मतलब एक CPU के ऊपर 4 कोर्स, मतलब एक चिप के ऊपर 4 प्रोसेसर लगे हुए थे। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं CPU के वो कौन से हैं, वो 2 कंपोनेंट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जिसको ALU कहते हैं और इसको CUB कहते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वही हमारे लॉजिकल ऑपरेशन जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो इसी जगह किए जाते हैं। ऑल अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं वो इसी जगह पे परफॉर्म होते हैं। जो हमारा अरिथमेटिक यूनिट है वो क्या करता है, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये हमारे क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। ये सारे अरिथमेटिक फंक्शंस जो हैं वो इसी जगह परफॉर्म किए जाते हैं। और लॉजिक यूनिट क्या करता है, लॉजिक यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब कंपेयरिंग 2 नंबर्स।
टू नंबर सिर्फ नंबर्स को कंपेयर नहीं करता, ये इंस्ट्रक्शंस को भी कंपेयर करेगा कि पहले इसको मुझे रन करना है या इसको रन करना है। अगर मैंने कोई चीज़ पहले ओपन कर ली है तो पहले कौन सी ओपन होनी है, उसके बाद कौन सी ओपन होनी है, ये सारा डिसाइड करता है। उसके बाद हमारा जो CPU है, CPU का दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को सुपरवाइज़र के तौर पे कंप्यूटर के डील करता है, मतलब कि एज अ सुपरवाइज़र डील करता है। ये बताता है कि ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिर्फ बताता है कि जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको डिकोड करता है और बताता है कि कौन सा कितनी क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और किस पार्ट ने जो है वो इसको एग्जीक्यूट करना है। मतलब एक सुपरवाइज़र के तौर पे काम करता है ना, तो बताता है कि किसने क्या काम करना है। और दूसरा जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है, जो परफॉर्म जो चीज़ जो हमारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म होना है वो यहाँ पे होता है। तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट है यही क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है ताकि जो उसके ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो सारे रेगुलेशन में रहें, मतलब एक सीक्वेंस से काम होता रहे और एक टाइम क्लॉक के अंदर काम होता रहे। ठीक है। उसके बाद इनके जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है वो क्या हैं, वो क्या क्या करता है, वो फैच करता है इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी मतलब अगर तो हमने कंप्यूटर को ऑन किया है तो वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेगा, वो लेगा रोम से। अगर तो हमने उसके अंदर कोई प्रोग्राम चलाया है या अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑन किया है या कुछ भी टास्क जो है वो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद परफॉर्म किए तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लेगा, रैम से लेगा। इसलिए उसको मेन मेमोरी कहा गया है टोटली तौर पे कि हम वो मेन मेमोरी कौन सी होती है हमारी, रैम और रोम, उन पे से इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है और उसके बाद उनको इंटरप्रेट करता है कि इंस्ट्रक्शंस को बताता है कि उन्होंने करना क्या है, कि ऑपरेशंस क्या करने हैं। उसके अलावा और कंट्रोल करता है कि एग्जीक्यूशन को, कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब ये बताता है कि कौन से कितनी क्या क्या डाटा की जो रिक्वायरमेंट है या क्या हमें चाहिए वो मेमोरी में से लोड करता है, मेन मेमोरी से लोड करता है और उसको उस डाटा को जो उसने मेन मेमोरी से लिया होता है ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की तरफ सेंड कर देता है। मतलब कि अगर कोई काम परफॉर्म करने के लिए दिया गया है तो उसके मुताबिक वो कहेगा कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो उस मेन मेमोरी में लोडेड होंगी, वहाँ से वो उसके एड्रेसेज उठाएगा और वो उसको पास कर देगा ALU की तरफ, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की तरफ पास कर देगा और फिर जो एग्जीक्यूशन है वो वहाँ पे ALU के अंदर परफॉर्म हो जाएगी। देन इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं मशीन साइकिल को, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक प्रॉपर साइकिल के अंदर, प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूशन की तरफ जाती हैं। तो इसलिए इस जो सारा सीक्वेंस होता है उसको क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। मतलब कि हर इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट से एंडिंग तक जो सीक्वेंस से चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। मशीन साइकिल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि हर इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी एक्शन करता है एक प्रोसेसर सीक्वेंस से, ऐसा नहीं कि बगैर सीक्वेंस के करेगा, नहीं, वो एक सीक्वेंस से काम करेगा। उस सारे सीक्वेंस से जो एक्शन परफॉर्म करेगा उसको क्या कहते हैं, मशीन साइकिल कहते हैं। और मशीन साइकिल के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड देन स्टोरिंग। फैच में क्या करता है कि सबसे पहले वो मेन मेमोरी से फैच करता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस क्या मिले, इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगा। ये काम फैच करना काम है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट ही डिकोड करता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं वो तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आई होती हैं, उसके बाद उसको वो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जैसे कि 0110, इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है, वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और बताता है कि हमने क्या करना है दूसरे पार्ट्स को। ठीक है, वो और जो कंट्रोल यूनिट है वो देखता है कि मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, इसके लिए मुझे कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है, वो उस डाटा को
मेन मेमोरी से लेता है और मेन मेमोरी से लेने के मेन मेमोरी से ही वो मूव करवाता है ALU की तरफ, जहाँ जो हमारी एग्जीक्यूशन है होनी है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी है, मतलब कि प्रोग्राम के जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिली हैं वो टास्क परफॉर्म होने हैं, तो वो उसकी तरफ मूव करवा देता है कि ये चीज़ें ALU को, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को रिक्वायर्ड होंगी, वो मेन मेमोरी से सीधा डायरेक्ट करवा देता है ALU की तरफ, क्योंकि ये इसने डिकोड करके रीड कर चुका होता है कि हमें क्या क्या परफॉर्म करना है। उसके बाद जो ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, वो एग्जीक्यूशन करता है, मतलब कि जो हमारे पास जो डाटा पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। क्योंकि आप इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या कोई भी आप चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो कोई जब फाइल डाउनलोड होती है उसमें एक्सटेंशन क्या होती है, .exe, मतलब एग्जीक्यूशन फ़ाइल। ये एग्जीक्यूशन फ़ाइल होती है, यही एग्जीक्यूट होगी और सारा जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो जाएगा। एग्जीक्यूशन मतलब जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म होंगे और परफॉर्म होने के बाद जो परफॉर्म हो जाएंगे, रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, रिज़ल्ट्स को मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा, मेमोरी में राइट कर दिया जाएगा। पहले वो जो इसको कहते हैं राइट करना, क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं वो स्टोर किए जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, राइट करना। जो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस ली जा रही हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस रीड करना। ये हमारा मशीन साइकिल है, पहले वो फैच करता है मेन मेमोरी से, फिर उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको राइट बैक या स्टोर कर देता है। तो हमारा जो फैच और डिकोड वाले दो पॉइंट्स हैं वो कौन परफॉर्म करता है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना और जो राइट करता है वो हमारा ALU करता है। ALU के बाद जो ALU मतलब कि जो हमारा जो फैच और डिकोड का काम है वो कंट्रोल यूनिट करता है। जो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है फैच और डिकोड करने के लिए, उस टाइम को कहते हैं इंस्ट्रक्शन टाइम और आई टाइम। आई मतलब इंस्ट्रक्शन से ही लिया गया है, आई टाइम, और टाइम जो एग्जीक्यूशन और स्टोरिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम और ई टाइम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि असल में इंस्ट्रक्शंस होती क्या हैं, क्योंकि हमने तो कहा कि वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, रीड करने के बाद डिकोड करता है, डिकोड के बाद वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शन जो है वो अ सेट ऑफ बिट्स दैट टेल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब कि सेट ऑफ बिट्स मतलब 10001 एक सीक्वेंस के अंदर बिट्स होंगी जो कंप्यूटर को बताएंगी कि उसने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, उसने करना क्या है, वो क्या कहलाएंगी, इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड कहलाएंगी। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो लोडेड इनटू मेन मेमोरी में लोड होती हैं, मेन मेमोरी से CPU जो है वो उसको फैच कर लेता है। जो CPU है provide number of instructions to each CPU provide number of instructions to perform different operations, कि उसके पास जो CPU है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके बाद जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस जो उसको मिली होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाती हैं। CPU provide a number of instructions to perform different operations, कि हर जो CPU है वो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस देता है कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वो बताता है कि इसने ये करना है। इस बात को छोड़ते हैं कि कौन सा यूनिट बताता है, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट है वही सुपरवाइज करता है कि किसने क्या टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो CPU बताता है कि CPU जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास कर भी तो दूसरे पार्ट्स को करता है कि हाँ आपने ये काम करना है, स्पीकर है आपने जो आवाज़ है आपने उसको सुनवाना है, या मॉनिटर को इंस्ट्रक्शंस पास करता है कि उसने डिस्प्ले करवाना है। तो ये सारी काम कौन करवाता है, CPU करवाता है। तो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, मतलब कि जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के जो इंस्ट्रक्शंस है वो CPU प्रोवाइड करता है। तो जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी इनके सेट को क्या कहा जाएगा, इंस्ट्रक्शन सेट। जो भी CPU प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शंस वो तमाम इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएंगी, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाएंगी। अब फिर उसके बाद हमारी जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कौन कौन सी हो सकती हैं, कि किस किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है वो हो सकती हैं।
हमारे पास जो सबसे पहले मॉडर्न कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस की टाइप है वो है डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम कॉल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। जो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें क्या होता है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस पास की जाती हैं विद इन द CPU। कि CPU में डाटा क्या इंस्ट्रक्शन पास हुई, CPU क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मुझे 25 जो है वो लोड करना है, तो वो मेमोरी से उठाएगा और रजिस्टर में लोड कर देगा। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स जो हैं वो CPU के अंदर ही होते हैं, जो कि रिकॉर्ड रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमारे रजिस्टर्स हैं, इसी तरह CPU में भी रजिस्टर्स होते हैं जो रिकॉर्ड्स रखते हैं। ऑलमोस्ट जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी 8 टाइप्स होती हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में, रजिस्टर्स की टाइप्स के बारे में। तो वो अगर एक रजिस्टर से दूसरी रजिस्टर में डाटा जो है वो मूव करना है या मेमोरी से रजिस्टर्स में मूव करना है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन जो पास होंगी वो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होंगी। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस कौन सी हो सकती हैं, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल डाटा को अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगी डाटा के ऊपर। ठीक है, और हमारी क्या कहलाएंगी? प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। डाटा पे लॉजिकल और अरिथमेटिक फंक्शंस या कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस कौन सी इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है? ये जो विद इन द CPU हो रही हैं। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आई, एक प्रोग्रामर है, वो प्रोग्राम लिखता है और CPU जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। वो मेन मेमोरी से प्रोग्राम उठाएगा, वो सबसे उस ऊपर से ना रीड करना शुरू करेगा। ऊपर से प्रोग्राम जो है वो रीड करता है, उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एज जो है वो इतनी है तो इस जगह पे स्टोर हो जाए या उसका रिज़ल्ट जो है वो दिखा दे। तो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दोबारा एक इंस्ट्रक्शन पास की गई है, मतलब कि इफ़ की कंडीशन लगी हुई है कि ये ऐसा हो तो फिर इसके रिज़ल्ट ये होने चाहिए। तो मतलब एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मज़ीद इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ होती हैं। ये जो टाइप है इंस्ट्रक्शन की वो ये प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर को कमांड दे देते हैं कि हमें जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर या जो 1 से लेकर 10 तक गिनती है वो हमें 5 दफ़ा लिख दो। ठीक है, ये मैं प्रोग्रामर्स की बात कर रहा हूँ, या जो अभी न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एक कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि 5 दफ़ा जो मेरा नाम है वो लिख दो। जब वो 5 दफ़ा का जो नाम है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन है, मतलब इस तरह कि CPU के पास गया एक इंस्ट्रक्शन गई कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगा, उसके अंदर न्यू इंस्ट्रक्शन थी कि इसको 5 दफ़ा करना है। तो वो जो इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या हो सकता है कि जो इसके अंदर जंप्स हो सकते हैं और लूप्स हो सकती हैं। जंप मतलब क्या कि जो कंट्रोल हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ दूसरे प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर दो, तो वो क्या कहलाएगा? जंप कहलाएगा। मतलब कि इस तरह के अभी एक काम मैं कर रहा हूँ, मैं 5 तक पहुँचा हूँ और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आप सीधा 10 नंबर रजिस्टर के पास चले जाओ या 7 नंबर रजिस्टर के पास चले जाओ या 6 नंबर रजिस्टर के पास चले जाओ। तो ये क्या होगा? एक इंस्ट्रक्शन के अंदर के विद इन न्यू इंस्ट्रक्शन होगी। या अगर मैं कहता हूँ कि मेरा नाम जो है वो 5 दफ़ा लिख दो, तो वो क्या रिपीटेडली जो है वो लिखते जाओ और मैं कोई लिमिट नहीं लगाता कि मेरा नाम जो है वो इन्फिनाइट टाइम जो है वो लिखा जाए। तो वो क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन विद इन अ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम के अंदर। मतलब या अगर हम जो एक
कोड लिखते हैं, प्रोग्रामर जो एक कोड लिखते हैं, कोड में वो लूप उसका नाम होता है कि लूप लगा देते हैं। लूप में ये होता है कि एक काम को रिपीटेडली करना होता है जब तक कि हम उसको खुद स्टॉप ना कर दें या उस पर कोई कंडीशन ना लगी हो कि अगर ये 5 तक पहुंच जाए तो स्टॉप हो जाए, या 10 तक पहुंच जाए या स्टॉप हो जाए, या 100 तक पहुंच जाए तब तक ये जो है वो प्रोग्राम चलता रहे। तो वो सारी टाइप्स क्या कहलाती हैं, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक हमने डिस्कस किया कि जो मशीन साइकिल होता है उसमें सारा काम होता है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि कितने मशीन साइकिल जो है वो एक सीपीयू एक सेकंड के अंदर कर सकता है, या कितने मशीन साइकिल्स वो परफॉर्म कर सकता है। इसी से पता लगता है कि जो हमारा सीपीयू है वो कितना फास्ट है, कितना फास्टली वो काम कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम क्लॉक यूज़ होता है। सिस्टम क्लॉक इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। अब देखें, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सारा काम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे और 1001 पे ही, मतलब बिट्स पे रिलाई करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है फास्ट स्पीड के ऊपर। ये कंट्रोल करता है सारे कंप्यूटर को, जितने भी कंप्यूटर के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है क्लॉक टिक्स के ज़रिए। मतलब क्लॉक टिक्स का मतलब क्लॉक साइकिल के ज़रिए। जैसे हमारे क्लॉक का एक साइकिल होता है पूरा, तो उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, उसकी स्पीड उसको मेजर करता है और बताता है कि इतने टिक्स के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, या इतने टिक्स के अंदर इतने प्रोग्राम जो हैं वो एक टिक के अंदर या एक साइकिल के अंदर परफॉर्म हो गए हैं। उसी से हमें हमारी जो स्पीड है सीपीयू की उसका पता लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कि एक साइकिल ड्यूरिंग ईच साइकिल सीपीयू परफॉर्म ऑल इज फंक्शंस। सारे फंक्शन के कौन से हैं, फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और स्टोर करना। मतलब एक क्लॉक साइकिल होता है तो एक क्लॉक साइकिल के अंदर सारे फंक्शंस वो अपने सीपीयू परफॉर्म कर लेता है। मतलब डाटा फैच भी करता है, डिकोड भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, स्टोर भी करता है। और आप ये देख लें कि एक जो क्लॉक टिक्स हैं या क्लॉक साइकिल्स हैं वो मिलियन से बिलियन टाइम्स के अंदर भी एक सेकंड में मिलियन से बिलियंस भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से कंप्यूटर जो है हमारा फास्टली वर्क करता है। मतलब कि वो एक डाटा को फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। वो एक काम करता है एक साइकिल के अंदर, और जो साइकिल हैं वो एक सेकंड के अंदर मिलियन से बिलियंस टाइम हो सकते हैं। मतलब एक सेकंड के अंदर 1 मिलियन से 1 बिलियन तक या बिलियंस तक जो है वो साइकिल्स चल सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो कंप्यूटर है वो कितना फास्टली वर्क करता है। अगर जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स हैं उनमें हम देखें तो वो थोड़ा स्लोली वर्क करते हैं। अगर एक गेम है वो थोड़ी हैवी जो है उसमें मतलब कि थोड़ा ज़्यादा MBs की है या GBs में है या ज़्यादा हैवी है, तो वो जो अगर हम उसको पुराने कंप्यूटर्स में चलाएं तो वो क्या करता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। उसमें जो क्लॉक स्पीड होती है वो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है। उसमें फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, तो स्टोर करना, वो क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे भी हैं जिसमें जो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर जो का जो साइकिल है वो एक साइकिल है वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर क्लॉक साइकिल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो जो CPU की स्पीड है वो इसी पे ही डिपेंड करती है। द स्पीड एट विच CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट। और प्रोसेसर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ या हर्ट्ज़ में जो है वो नापा जाता है, मेजर किया जाता है। जो हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ क्या होता है, हर्ट मीन्स मशीन साइकिल पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितने मशीन साइकिल होंगे। और एक मशीन साइकिल के अंदर आप देख लें फैच भी कर रहा है, डिकोड भी कर रहा है और एग्जीक्यूट भी कर रहा है जो CPU है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो CPU है वो कितना फास्टली वर्क करेगा। तो जो प्रोसेसर्स हैं वो ज़्यादातर पहले मेगाहर्ट्ज़ में थे, अब गीगाहर्ट्ज़ में। अक्सर लोग कहते नहीं है कि तुम्हारा प्रोसेसर जो है वो तुम्हारे PC का या तुम्हारे लैपटॉप का प्रोसेसर है वो कितने गीगाहर्ट्ज़ का है। या अगर आप मोबाइल ले रहे होते तो आप देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कितने गीगाहर्ट्ज़ का है। तो अक्सर जगह पे क्या होता है कि 1.70 गीगाहर्ट्ज़ का या 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का, उसके अलावा 3 गीगाहर्ट्ज़ का जो i7 कोर i7 सीरीज़ है उसमें 3 गीगाहर्ट्ज़ है या 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक जो है वो प्रोसेसर जा चुका है। इसका मतलब ये है, अब 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये है कि जो हमारा जो प्रोसेसर है वो इतना फास्टली जो है वो वर्क करता है।
अ प्रोसेसर ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज़, जो 3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है उसका मतलब 3 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये है कि वो 1 सेकंड के अंदर 3 बिलियन, गीगाहर्ट्ज़ का मतलब गीगाहर्ट्ज़ को हम इस तरह लेंगे, जो हमारा 3 गीगाहर्ट्ज़ का 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का जो प्रोसेसर है वो 3 बिलियन मशीन साइकिल 1 सेकंड में कर देगा। और आप देखें कि एक मशीन साइकिल के अंदर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो आज तक जो हमारा सबसे फास्टेस्ट आज तक का प्रोसेसर है वो 3.2 है। उसके अलावा न्यूबी से इससे जो कोर i9 आ गया उसमें ज़्यादा फास्टली जो है वो प्रोसेसर हमारे पास आ गए हैं। उसके अलावा ये तो हमने बात कर ली पीसीज़ की, या जो हमारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनकी बात कर ली। इसके अलावा जो हमारे वर्क स्टेशंस हैं या सर्वर कंप्यूटर्स हैं या हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनमें किस तरह जो प्रोसेसर्स हैं उनको मैयर किया जाता है, क्योंकि उनके प्रोसेसर भी तो हाई स्पीड प्रोसेसर्स होंगे, तो उनको मैयर करने के लिए हमारे पास मिप्स और फ्लॉप्स जो है वो स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए हम उसको मैयर करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह के जो वर्क स्टेशन है या सुपर कंप्यूटर है उनको मिप्स में मैयर किया जाता है। मिप्स का मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। पहले हम क्या कर रहे थे, मशीन साइकिल पर सेकंड, अब मिलियंस, अब जितने भी हम सुपर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन या सर्वर कंप्यूटर के अंदर कैसे मैयर करते हैं कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के हिसाब से मैयर करते हैं। तो जो हमारे मेन फ्रेम्स हैं या सर्वर वर्क स्टेशंस हैं, वर्क स्टेशन क्या करते हैं कि 100 मिप्स और उससे ज़्यादा के हो सकते हैं, या जो मेन फ्रेम है उसमें जो परफॉर्मेंस है उसकी जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो 200 से 1200 मिप्स तक जा सकती है। ठीक है, तो उसके अलावा जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, वर्क स्टेशंस, सर्वर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम को कैसे मेजर किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग को मिप्स के ज़रिए, और जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको कैसे मेजर किया जाता है, उसको फ्लॉप्स के ज़रिए। फ्लॉप का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं वो ट्रिलियंस फ्लॉप्स पर सेकंड के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारे जो IBM का सुपर कंप्यूटर है वो क्या करता है कि वो 70.72 टेराफ्लॉप्स पर सेकंड पर वर्क करता है। टेराफ्लॉप का मतलब ये है कि 70.72 ट्रिलियन फ्लॉप्स पर सेकंड के हिसाब से वर्क करता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा CPU है, CPU का आर्किटेक्चर होता है वो उसके हिसाब से CPU की कितनी टाइप्स हैं। उसके हिसाब से CPU की हमारी 2 टाइप्स हैं, CISC आर्किटेक्चर और RISC आर्किटेक्चर। CISC आर्किटेक्चर स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग सिस्टम। हमारे जो पेंटियम हैं या इंटेल 486 जो हमारे प्रोसेसर्स हैं वो किस पे बने थे, वो CISC आर्किटेक्चर पे बने हुए थे, जो क्या करते थे, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते थे और कम्प्लेक्स जो इंस्ट्रक्शंस होती थी उसको मोर क्विकली एग्जीक्यूट कर सकते थे। और इसके लिए एक से ज़्यादा, और एक इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट करने के लिए एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स लेते थे। इसका मतलब इसलिए होता था क्योंकि ये कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करते थे या कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को लेके उनको एग्जीक्यूट करते थे। तो हमारे जो नंबर 2 पे है RISC आर्किटेक्चर, ये क्या करता था, ये जो हमारी फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शन, जो मतलब हम बार बार काम कर रहे हैं उसको रख लेता था, अपने पास स्टोर कर लेता था और उसी को मोर क्विकली जो है वो एग्जीक्यूट कर देता था। मतलब ये कि अगर आपको पता लग जाए कि किसी बंदे की आदत क्या है तो आप उसके आने से पहले ही उसको उसके मुताबिक काम कर देंगे। तो इसी तरह ये रख लेता था, स्टोर कर लेता था अपनी मेमोरी के अंदर ये चीज़ के बार बार क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, तो उसके मुताबिक ये हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट कर देता था। और जाहिर सी बात है कि जब उसको पता होगा कि बार बार कौन सी इंस्ट्रक्शंस आनी हैं तो वो क्या करेगा, तो उसका जो एग्जीक्यूशन की स्पीड थी वो जो हमारे दूसरे नंबर 1 वाला आर्किटेक्चर था CISC आर्किटेक्चर, उससे फास्टली वर्क करता था। और अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक मशीन साइकिल के अंदर ही कंप्लीट कर लेता था। जो हमारा CISC आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर्स हैं
वो क्या करते थे, एक से ज़्यादा मशीन साइकिल लेते थे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो हमारे RISC आर्किटेक्चर है वो कई इंस्ट्रक्शंस को एक मशीन साइकिल के अंदर ही कंप्लीट कर देते थे। और एक मशीन साइकिल जो है वो आपकी 1 सेकंड का ऑलमोस्ट बहुत 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 थोड़ा हिस्सा जो है वो बनता है। इसकी एग्जांपल क्या है, IBM पावर PC जो हैं वो इस आर्किटेक्चर की एग्जांपल है। इसके अलावा पाइपलाइनिंग क्या होती है, ऐसा नहीं कि ये जो हमारे घरों में पाइपलाइनिंग होती है, पाइप्स होती हैं उनके पाइपलाइनिंग को वो ये PC के अंदर भी ऐसी कोई पाइपलाइनिंग है, ऐसा नहीं है। जो CPUs हैं वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं, पाइपलाइनिंग की टेक्निक। पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि जो कंप्यूटर है, जो हमारा CPU है, वो जब इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेता है, तो वो क्या करता है, जब इंस्ट्रक्शंस लेता है, अगर वो पाइपलाइनिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है, इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट होने वाली होंगी, एग्जीक्यूशन की स्टोरिंग पे जा रही होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद स्टोरिंग पे जा रही होगी, तो वो क्या करेगा, न्यू इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेगा। अगर जो PC पाइपलाइनिंग की टेक्निक के बगैर जो है वो परफॉर्म करते हैं, बगैर पाइपलाइनिंग की टेक्निक यूज़ नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, पहले वो फैच करते हैं, फिर डिकोड करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको स्टोर करते हैं, फिर न्यू इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं। लेकिन पाइपलाइन टेक्निक जो यूज़ करता है, जो प्रोसेसर यूज़ करता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। जब एग्जीक्यूटिंग के एंड पे पहुंचता है, अभी ख़त्म नहीं करता, पूरी कंप्लीट नहीं करता, जब एंड पे पहुंचता है तो न्यू इंस्ट्रक्शन को फैच करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो पिछला यूनिट है, मतलब जो कंट्रोल यूनिट है, वो तो फ्री हो गया। अभी तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर काम हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है और स्टोरिंग हो रही है, तो जो पिछला यूनिट है वो तो कंट्रोल यूनिट है, वो तो फ्री हो गया, तो वो क्या करता है, एक न्यू इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसलिए जो हमारी जो इंस्ट्रक्शन मतलब कि कंप्यूटर्स थे वो स्लो काम करते थे। फिर ये टेक्निक यूज़ की गई, इसके अंदर जब एक काम पूरा होने वाला होता है, पिछला उसका जो दूसरा कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल यूनिट है वो फ्री होता है, तो वो न्यू इंस्ट्रक्शन को हम अपने अंदर फैच कर लेता है। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एनी टाइम, नो टाइम लिमिट। थैंक यू।